रिसेंटली इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 80 रुपए के ऊपर चली गई है और जब भी ऐसा होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा एक्सपोर्टर्स को होता है। और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बात करें तो वो है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, जो बहुत बड़ी मात्रा में आईटी सर्विसेज नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्सपोर्ट करती है। तो ये तो थी पहली चीज़। और अगर हम लॉकडाउन में देखें और लॉकडाउन के बाद के टाइम को देखें तो उसमें अगर एक कोई सेक्टर है जिसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है तो वो है आईटी सेक्टर, जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी इस दौरान दिए हैं। लेकिन पिछले लगभग एक साल से आईटी इंडस्ट्री में कुछ अलग ही चल रहा है। टीसीएस जो कि जनवरी में 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अब 3100 की प्राइस पर आ गया है। विप्रो जो 720 पर ट्रेड कर रहा था वो 400 के नीचे आ गया है। इन्फोसिस जो 1900 पर ट्रेड कर रहा था वो 1450 के करीब चल रहा है। ये बात सिर्फ 2-4 कंपनीज की नहीं है, पूरे निफ्टी आईटी इंडेक्स को देखा जाए तो जनवरी में वो 39,000 था और अब वो 29,000 से भी नीचे चला गया है। पिछले 8 महीनों में आईटी सेक्टर से 1/4 यानी करीब 25% वेल्थ गायब हो चुकी है। तो अब सवाल आता है कि जब रुपी डॉलर के अगेंस्ट इतना वीक हो रहा है तो उसका फायदा तो एक्सपोर्टर्स को हो रहा है, तो ऐसे में आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से भी हमने देखा कि जो डिजिटल इवोल्यूशन 5 साल बाद होना चाहिए था वो बहुत जल्दी हो गया और इसका सीधा फायदा इन आईटी कंपनीज को हुआ। इन्हें बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इस दौरान मिले। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिर ऐसा क्या हो गया है कि जब ये सारी चीज़ें आईटी इंडस्ट्री के फेवर में हैं फिर भी आईटी इंडस्ट्री क्यों सफ़र कर रही है। तो इन सारे सवालों पर आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के प्रायोजक है स्किलिंग, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जब भी डॉलर रुपये के अगेंस्ट स्ट्रांग होता है तो आईटी स्टॉक्स नॉर्मली ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले समझते कि जब भी यूएस डॉलर इंडियन रुपये के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है तब आईटी स्टॉक्स को उसका फायदा कैसे होता है। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। आईटी एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 2/3 एक्सपोर्ट यूएसए में होता है। तो जब भी यूएस डॉलर ऊपर चला जाता है तो एक्सचेंज में इंडियन आईटी कंपनीज को पर डॉलर ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं और इसीलिए डॉलर के स्ट्रांग बनने से आईटी सेक्टर का रेवेन्यू बढ़ जाता है। अब ये तो पहली चीज़ है जो आईटी सेक्टर के फेवर में है, फिर भी आईटी सेक्टर सफ़र कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की जो भी आईटी सेक्टर के फेवर में है और फिर भी आईटी सेक्टर सफ़र कर रहा है, और वो है आईटी कंपनीज का रेवेन्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीसीएस का जून 2021 क्वार्टर का रेवेन्यू 45,000 करोड़ था, जो कि जून 2022 तक 52,000 करोड़ हुआ है। इन्फोसिस के रेवेन्यू की बात करें तो वो जून 2021 में 27,000 करोड़ के करीब था और जून 2022 तक यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है और कंपनी का रेवेन्यू 34,000 करोड़ तक आ गया है। सेम चीज़ एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सारी कंपनीज में आप देख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें जब आईटी सेक्टर के फेवर में हैं तो फिर आईटी सेक्टर के स्टॉक क्यों गिर रहे हैं। तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि लोगों के बीच बहुत बड़ा डर है। अब डर 2 चीज़ों का है। पहला डर ये है कि यूएस से जो भी ऑर्डर्स इंडियन आईटी कंपनीज को मिलती है वो कम हो सकती है, और दूसरा डर है रिसेशन का। लेकिन फिर अगला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है सभी को। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फिलहाल यूएस इकोनॉमी में क्या चल रहा है और जो वहाँ पर हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है। आपने पिछले कुछ दिनों से सुना ही होगा कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। ये इन्फ्लेशन जुलाई 2022 में 8.5% तक पहुँच गया है। ये हॉरिबल ग्राफ आपको बता ही देता है कि इन्फ्लेशन यूएस में कितने तेजी से बढ़ा है। वही अगर हम सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं तो और भी शॉकिंग चीज़ हमें नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी सीपीआई है वो 32.9% से बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि हाँ, ये तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ होगा, पर यहाँ पर फूड इन्फ्लेशन जो है वो भी 10.9% से बढ़ा है। और आपको बता दूं कि मई 1979 के बाद ये सबसे बड़ी इंक्रीज है। अब यहाँ पर आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुआ है, कई सारे लोग ये कहेंगे कि कोविड की वजह से हुआ है क्योंकि डिमांड अचानक से रिकवर हुई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन यूएस में जो प्रॉब्लम हुई है उसके पीछे सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर वजह नहीं है, बिकॉज यूएस के पास भी एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन हालांकि यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी इम्पैक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन और भी ज़्यादा जो बड़ा इम्पैक्ट हुआ है वो कुछ और चीज़ से हुआ है। अब यहाँ पर कोविड के इकोनॉमिक शॉक से रिकवर होने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस के लिए $5 ट्रिलियन की स्पेंडिंग अप्रूव की थी। आपको बता दो कि ये अमाउंट इंडिया के जीडीपी से भी काफ़ी ज़्यादा है। अब हालांकि हुआ ये कि पैंडेमिक में तो लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया, उन्होंने तो बचा के ही रखा, और जैसे ही पैंडेमिक खत्म हो गया लोगों ने उसे खर्च करना शुरू किया। अब हालांकि इस चीज़ को कई सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट लैरी समर्स ने पहले ही वार्न किया था कि इस तरह के पैकेजेस आगे चलकर इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ाएंगे। बाद में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को ने एक सर्वे किया जिसमें उन्हें पता चला कि 3% पॉइंट्स ऑफ द राइज इन इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ पैंडेमिक रिलीफ पैकेज की वजह से आया है।
हालांकि तब यूएस की गवर्नमेंट का और वहाँ के इन्वेस्टमेंट बैंक का यह कहना था कि अगर इन्फ्लेशन इस पैकेज की वजह से आता भी है तो वो टेम्पररी रहेगा और चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और एडिशन ये हुई है कि इस चीज़ के साथ साथ जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो ये डबल इम्पैक्ट होने लगा और इसकी वजह से इन्फ्लेशन रिकॉर्ड 8.5% तक चला गया है। अब ये सुनकर आप कहेंगे कि इस इन्फ्लेशन का आईटी इंडस्ट्री से क्या लेना देना। देखिए, इन्फ्लेशन से आईटी इंडस्ट्री को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से यूएस गवर्नमेंट और फेडरल रिजर्व इस इन्फ्लेशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से तो आईटी इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि लाखों इंजीनियर्स हर साल जॉब मार्केट में एंटर करते हैं। तो ऐसे में जो 5% स्टूडेंट्स जो नेशनल लेवल स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, उनके लिए तो जॉब में एंटर करना प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बचे हुए 95% लोग हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम की जो जड़ है वो ये है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने कॉलेज में सीखा है और जो कंपनीज को जिसकी ज़रूरत है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। और यहीं पर रोल आता है स्किलिंग का, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर्कफोर्स है उनको लेवल अप करने में मदद करते हैं। स्किलिंग इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जॉब ड्रिवन अपस्किलिंग पीजी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। और साल 2015 से वो अलग अलग डोमेन्स, फिर चाहे वो आईटी हो या नॉन आईटी हो, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, इन सब के लिए कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें वो स्टूडेंट्स को अपग्रेड करते हैं, जैसे कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग, कन्वर्सेशनल एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, हाई राइज बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो उनका मिशन यहाँ पर यही है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज कॉलेजेस में दिया जाता है, जो कि कई बार आउटडेटेड पाया जाता है, तो उसे कवर अप करने के लिए सारी एडवांस चीजें वो अपने कोर्सेज में कवर करते हैं। अपने इस मिशन में उन्होंने अब तक 2000 प्लस जॉब ऑफर्स अचीव की है। साथ ही 300 से ज्यादा कंपनी से उनका टाई अप है रिक्रूटमेंट के लिए, और 15,000 से ज्यादा उनके एक्टिव लर्नर्स है, और 50 से ज्यादा करिकुलम पार्टनरशिप्स उन्होंने की है, और वो भी साइंट, रेनॉन, निसान, एएमटीजी और मैथवर्क जैसी कंपनीज के साथ। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपके लिए फ्लैट 15% की ऑफर फिलहाल चल रही है। साथ ही आपको एक फ्री करियर गाइडेंस सेशन मिलेगा, जिसके बाद आपको स्किलिंग के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या कुछ उन कोर्सेज में वो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको क्या सूट होता है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, जरूर चेकआउट कीजिए। अब देखिए, जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको टैकल करने का एक ईजी तरीका है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो सिंपल सी साइकिल एक क्रिएट हो जाती है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो लोगों को जो लोन मिलता है वो महंगा मिलता है, तो लोग ज़्यादा लोन नहीं लेते हैं, जिसके बाद लोगों का जो मनी की अवेलेबिलिटी है लोगों के पास वो कम हो जाती है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो जाती है, और स्पेंडिंग कम होने की वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट रेट यूएस में एक साल पहले 0.5% के नीचे चल रहे थे वो अब 2.5% पर आ गए हैं, और मुझे ये लगता है कि अगले कुछ महीनों तक ये इंक्रीज जारी रहेगी। अब देखिए, यूएस का एक इंडेक्स है जिसका नाम है लीडिंग इकोनॉमिक इंडेक्स। ये इंडेक्स हमें बताता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे रहेगी। अगर हम इस इंडेक्स पर नजर डालते हैं तो लगातार 5वें मंथ में ये डाउन हो गया है, जिससे यूएस में कई सारे लोगों को रिसेशन का खतरा भी नजर आ रहा है। और जब भी रिसेशन आता है तो ऑफ कोर्स लोगों की और कंपनीज की स्पेंडिंग कम हो जाती है, और अगर वहाँ की कंपनीज की स्पेंडिंग कम होगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया की आईटी कंपनीज पर पड़ेगा। तो ये तो था लोगों का डर, जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस में गिरावट हुई है, लेकिन और भी एक फंडामेंटल रीज़न है जिसकी वजह से आईटी कंपनी सफ़र कर रही है। हमने शुरुआत में बात तो की कि कैसे आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट उल्टा गिरता जा रहा है। जैसे हमने देखा कि पिछले जून क्वार्टर से इस जून क्वार्टर तक रेवेन्यू बढ़ गया है, वही पिछले जून क्वार्टर से इस जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो लगातार गिरता जा रहा है। और अगेन, ये सिर्फ एक कंपनीज की बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, सबके प्रॉफिट नीचे जा रहे हैं। और इसके पीछे की जो मेन प्रॉब्लम है आईटी कंपनीज की वो है अट्रीशन, यानी बहुत सारे आईटी एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। अगर डेटा को देखा जाए तो ये अट्रीशन रेट पिछले साल तक 12% के करीब था, और अब ये 20, 25, 30 और कुछ कुछ कंपनीज के लिए 35-40% पर आ गया है। कॉग्निजेंट के लिए तो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग अलग ही लेवल पर है, लेकिन इंडियन कंपनीज की बात करें तो इंडियन कंपनीज के लिए भी ये डबल हो गया है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनीज के अलग अलग सर्वे भी आए। फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट क्वार्टर का डेटा ये कहता है कि इंडिया के 4.89 लाख एम्प्लॉयज़ ने टॉप 8 कंपनी से अपनी जॉब छोड़ दी है। अब जैसे इन लोगों ने जॉब छोड़ना शुरू किया तो कई सारी कंपनीज ने इस पर सर्वे किया, रिसर्च किया। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग पॉइंट सामने आए। डिजिटल ओशन ने इस पर एक रिसर्च किया, जिन्होंने पता चला कि 44% इंडिया बेस्ड जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो अपनी जॉब इस साल छोड़ना चाहते हैं। और जॉब छोड़ने के मेन रीज़न उन्होंने बताए हैं कि लोगों को एक अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर चाहिए, साथ ही वर्क फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम की हो या फिर हाइब्रिड वर्किंग की हो। उसके अलावा लोगों को अच्छा खासा कंपेंसेशन चाहिए।
इसके अलावा एक और रिपोर्ट टैलेंट ट्रेंड्स 2022 में बताया गया कि 48% लोग करियर प्रोग्रेशन और प्रमोशन के लिए अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं और 48% लोग अपना करियर ही या फिर अपनी इंडस्ट्री बदलने के लिए जॉब छोड़ रहे हैं। अब एक और रिपोर्ट आया जिसमें यह भी बताया गया कि इंडिया के 61% एम्प्लॉयज़ कम सैलरी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है अगर उन्हें अच्छा वर्क एटमॉस्फेयर मिलता है और अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो फिर सवाल ये आता है कि क्या एक साल पहले लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं थे? क्या एक साल में ही लोगों के सब एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए और अचानक वो जॉब छोड़ना शुरू कर दिए? तो इसका रियल रीज़न कुछ और है जो इन कई सारे सर्वेज में शायद कवर नहीं हुआ है। देखिए, पिछले 2 से 3 साल में इंडिया में स्टार्टअप्स को फंडिंग बड़ी इजीली अवेलेबल होने लगी और क्योंकि ज़्यादातर स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड थे या फिर टेक्नोलॉजी का हिस्सा तो स्टार्टअप में आता ही है, तो इन स्टार्टअप्स ने फंडिंग का काफ़ी सारा पोर्शन टैलेंट एक्विजिशन के लिए यूज़ किया, जिसमें मेन पार्ट आईटी एम्प्लॉयज़ को अक्वायर करने के लिए चला गया। अब जहाँ पर एक नॉर्मल आईटी कंपनी सालाना 8 से 9% की हाइक देती है, वहाँ पर ये स्टार्टअप सालाना 30 से 40% की हाइक देने लगे। अब इसकी वजह से काफ़ी सारा जो आईटी टैलेंट है वो ट्रेडिशनल कंपनीज से स्टार्टअप्स की तरफ माइग्रेट होने लगा और ये चीज़ हमने पिछले 2-3 सालों में काफ़ी बार देखी है। तो अचानक से स्टार्टअप बूम की वजह से टेक की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई इंडिया में उतना था नहीं, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया आईटी आउटसोर्सिंग का हब है, तो वहाँ पर अच्छे खासे आईटी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो जब यहाँ पर स्टार्टअप्स में आईटी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी तो इसके लिए थोड़ी मारामारी होने लगी और इस मारामारी का सीधा फ़ायदा आईटी एम्प्लॉयज़ को हुआ, जहाँ पर उनकी सैलरी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। अभी 6 महीने पहले तो ऐसा टाइम आ गया था कि एक आईटी एम्प्लॉय के पास 4-4, 5-5 ऑफर लेटर्स थे और वो एक ऑफर लेकर फिर सामने वाली कंपनी से नेगोशिएट करते थे कि मेरे पास 15 लाख की ऑफर है, क्या आप 20 लाख देंगे क्या? और ये चीज़ें पिछले 6-8 महीने में काफ़ी कॉमन हो गई है और इसी की वजह से कई सारे बाकी सेक्टर के जो लोग हैं उन्होंने भी आईटी सेक्टर में एंटर करना शुरू कर दिया है। और इस स्टार्टअप बूम का सीधा नुकसान इन आईटी कंपनीज को हुआ है क्योंकि उन्हें अब वहाँ के उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी अब तेज़ी से बढ़ानी पड़ रही है और इसकी वजह से जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर हो रहा है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 साल में जो सप्लाई डिमांड है वो मैच हो जाएगी और शायद उससे पहले भी हो जाएगी, क्योंकि कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अब आ गए हैं जो अब इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कई सारे प्राइवेट आईटी इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जो लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो आईटी जॉब ले सके। और ये सप्लाई डिमांड जैसे ही मैच हो जाएगा उसके बाद शायद ये प्रॉब्लम आईटी इंडस्ट्री को उतनी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे एक और लेसन ये भी निकल के आता है कि जब यहाँ पर सप्लाई डिमांड का इतना ज़्यादा गैप है तो इंडिया में कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इंडिया में जॉब नहीं है। तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत सारी है, आपको बस उसे देखकर ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और प्रॉब्लम जो इंडिया के आईटी कंपनीज के साथ अब तक थी कि इंडिया की ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज है जो लिस्टेड है वो मेनली आउटसोर्सिंग में है। अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज की बात करें तो इंडिया में बहुत कम है, लेकिन बहुत तेज़ी से वो इमर्ज भी हो रही है। अगर हम सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आईटी कंपनीज की बात करें जो खुद प्रोडक्ट बनाती है और सॉफ्टवेयर कंपनी को बेचती है तो उसमें ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स काफ़ी आगे है। ज़ोहो का प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से है, बट हालांकि ज़ोहो कहीं पर भी लिस्टेड नहीं है, जबकि फ्रेशवर्क्स यूएस स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। अगर हम यूएस के आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल हो, ओरेकल हो या फिर बाकी और भी टॉप कंपनीज के नाम आप ले लो, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। तो इंडिया में भी अब वो टाइम आ गया है कि इंडिया की जो आईटी सेक्टर है उसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का भी अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से पूरा आईटी सेक्टर लगातार सफ़र करता ही रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2-3 सालों में इंडिया में प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज भी आएगी और साथ ही मेरा ये भी मानना है कि जो भी प्रॉब्लम ये टेम्पररी है, अगले 1 से 2-1.5 साल तक चलेगा। उसके बाद इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पर डिमांड आने वाले टाइम में और भी तेज़ हो सकती है। तो आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर यहाँ पर और कुछ इम्पैक्ट आपको मिल सकता है देखने, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से फंडामेंटली ये सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में जबकि हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेट हो रही है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जैसी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कंपनीज भी अपने एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश कर रही है। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लगातार कंपनीज का बैकबोन होता चला जा रहा है और ये पूरा बैकबोन आईटी कंपनीज पर डिपेंड करता है। तो आने वाला टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए सारे प्रॉब्लम्स है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि चीज़ें और भी अच्छी होती चली जाएगी। अगर आप आईटी एम्प्लॉय है तो अट्रिशन पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही डिटेल फाइनेंस और बिजनेस वीडियोज़ के लिए कन्वे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।